Good morning everyone. Today we will discuss about chapter number 6 वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन के बारे में आपने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलिए। प्रक्षेप गति के जस्ट बाद मैंने आप लोगों को वृत्तीय गति पढ़ाया है ना। उसमें क्या था? वृत्तीय गति के बाद में था एक समान वृत्तीय गति। फिर वृत्तीय गति से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी वे पूरी की पूरी परिभाषाएं आप लोगों को पढ़ाकर हो चुकी हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं केवल दो परिभाषाओं का जिक्र करूँगा, एक वृत्तीय गति का और दूसरा एक समान वृत्तीय गति का। ठीक है, तो पहली जो परिभाषा है वो हमारे पास में वो है आपकी वृत्तीय गति। तो क्या होती है वृत्तीय गति, बताइए? वृत्तीय गति किसे कहते हैं? बहुत सिंपल परिभाषा है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो वस्तु किस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं, है ना। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो वस्तु किस गति को? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, ये जैसे पंखे के ब्लेड के नोक की गति, ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। साइकिल के पहिए के किसी एक भाग की गति, ये वृत्तीय गति का उदाहरण है ना। आप किसी वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं तो आपकी जो गति होगी क्या कहलाएगी? वो वृत्तीय गति कहलाएगी। मतलब वृत्ताकार मार्ग होना चाहिए, उसमें कोई भी वस्तु जब गति करती है तो वस्तु की गति क्या कहेंगे? हम वृत्तीय गति कहेंगे। फिर एक और परिभाषा है आपके पास में, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस परिभाषा पर भी हमने पहले काम कर चुके हैं। क्या है बताइए इसकी परिभाषा? बोलो। जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। इसकी परिभाषा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। वैसे दो परिभाषा मैंने इसकी दिया था। यह आपके पास में वृत्ताकार मार्ग है और इस वृत्ताकार मार्ग में कोई जो वस्तु है वो समान समय अंतराल में क्या कर रही है? समान दूरी तय कर रही है। हर एक सेकंड में 5 मीटर चल रही है, मान के चलिए हर एक सेकंड में 5 मीटर। तो यहाँ पर क्या होगी? जब हर एक सेकंड में समय आपका हमेशा कैसा है? 1 सेकंड है। हर एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी क्या की जा रही है? तय की जा रही है। ठीक है, तो अब वेग बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय यदि आप करते हैं तो यहाँ पर चाल कैसी हो जाएगी? समान हो जाएगी। चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय, ये होता है। तो बताइए, हर बार समय 1 है, हर बार चली गई दूरी कितनी है? 5 है। तो 5 बटे 1 मतलब कितना आएगा? 5। यानी हर बार चाल कैसी हो गई? समान हो गई। ठीक, तो दो प्रकार से इसकी परिभाषा बनती है। एक तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, या फिर यदि ऐसी स्थिति बनती है तो चाल कैसे आ रही है? हर बार 5, क्योंकि हर बार चली गई दूरी कितनी है? 5 ही है 1 सेकंड में। तो हर बार जो है यहाँ पर चाल समान होने वाली है। तो एक परिभाषा में ऐसे भी देते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है, थोड़ा ऐसा हटो, ठीक, एक समान चाल से गति करती है तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं? हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर हो गई बात? दोनों परिभाषाएं क्लियर है सबको? बोलिए, है ना। दोनों ही परिभाषाएं आप बोल सकते हैं। समान समय अंतराल में समान दूरी तो गति एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी, या फिर दूसरा तरीका कि समान की वस्तु कैसी करती है? एक समान चाल से करती है, वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। इसको भी क्या कहेंगे? हम एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। तो ये सब चीज़ें पढ़ा के हो गई थी, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है या स्क्रीनशॉट लेने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ना है हमको? अभिकेंद्र त्वरण पढ़ना है। तो पहले एक वृत्तीय मार्ग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो आखिर होता क्या क्या है और आखिर कैसे इस त्वरण की उत्पत्ति होती है। इस पर हम क्या करते हैं, पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
तो ये है आपके पास में वृत्ताकार मार्ग। ये है आपके पास वृत्ताकार मार्ग। अब इस वृत्ताकार मार्ग में जब कोई वस्तु गति करती है तो हर बिंदु पर, क्योंकि कौन सी गति हो रही है, कौन सी गति हो रही है, एक समान वृत्तीय गति हो रही है। ये दिमाग में बैठ गई बात, एक समान वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति हो रही है तो चाल कैसी है बताइए, चाल कैसी है, समान है, चाल समान है बिल्कुल, ठीक है ना। अब चाल समान है, इसका मतलब ये है, अब देखो जब चाल समान है तो हर बिंदु पर चाल तो कैसी होगी, इसकी समान होगी। लेकिन वृत्तीय गति के बारे में यदि आप लोग जानते हो तो मैंने आपको बताया था, वृत्तीय गति में जो वेग की दिशा होती है वो कैसी होती है, वेग की दिशा होती है स्पर्श रेखा के अनुदिश। जैसे ये त्रिज्या है, ये केंद्र O है, तो स्पर्श रेखा इस तरह से होगी, ये स्पर्श रेखा होगी। तो जो वेग की दिशा होती है ये स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। मतलब इस बिंदु पर कोई भी कण अगर वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो इस बिंदु पर अगर एक कण A है तो इसके वेग की दिशा ये होगी, ठीक है। इस बिंदु पर यदि कोई कण है तो इसके वेग की दिशा ये होगी। बिंदु B पर अगर कोई कण है तो इसके वेग की दिशा ये होगी। इस बिंदु पर कोई कण है तो इसके वेग की दिशा ये होगी। इस बिंदु पर कोई कण है तो इसके वेग की दिशा ये होगी। इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा के अनुदिश, है ना। वेग की दिशा वृत्तीय गति में जो वेग की दिशा होती है, वेग की दिशा कैसी होती है, स्पर्श रेखा के अनुदिश। अनुदिश शब्द का मतलब की ओर, अनुदिश का मतलब उस दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की ओर, ऐसा कहेंगे, ठीक है ना। तो पूरी बातें आपको जब तक वृत्तीय गति की मालूम नहीं रहेगी तब तक कि आप अभिकेंद्र त्वरण को समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा बारीकी से देखिए। मैंने क्या लिखा, वृत्तीय गति में जब भी कोई कण गति करता है तो उसके जो रेखीय वेग की जो दिशा है, कोणीय वेग तो ओमेगा होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग ओमेगा होता है, ठीक है। लेकिन रेखीय वेग जो होता है, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C नाम दे देते हैं इसको D ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बिंदु ले सकते। हर बिंदु पर वेग की जो दिशा होती है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, अगर 10th के मैथ्स के कोर्स में था, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। आपको मालूम होगा इतनी बात, है ना। तो ये जो स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग की दिशा हो गई, ये बात समझ में आ गई सबके। यानी इस बिंदु पर वेग इस दिशा में होगा, इस बिंदु पर वेग इस दिशा में होगा, इस बिंदु पर वेग इस दिशा में होगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। अब हमने बोले कि वस्तु कैसी गति कर रही है या कण कैसे गति कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। जब एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो चाल कैसी होगी, समान होगी। अच्छा, चाल और वेग में अंतर कितना है मुझे बताइए। चाल और वेग में केवल दिशा का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। क्योंकि चाल और वेग दोनों का मात्रक, दोनों का विमीय सूत्र, है ना, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मालूम है आपको, ठीक। यानी कि वेग और चाल में केवल किसका अंतर होता है, केवल दिशा का अंतर होता है, ठीक है। तो मुझे बताइए, यदि चाल समान है तो वेग का परिमाण भी कैसा होगा। देखो, चाल समान तो वेग भी समान होगा, यानी कि वेग का परिमाण समान होगा, ठीक है। वेग का परिमाण समान होगा। यदि चाल आपकी क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो हर बिंदु पर वेग का मान कितना होगा, 5 ही होगा। बट दिशा कैसी होगी आपकी, अलग अलग होगी, ठीक है। क्योंकि चाल और वेग दोनों एक ही चीज़ है, केवल चाल में दिशा नहीं होती और वेग में दिशा होती है, इतना भर अंतर है। एक दिशाहीन है, एक दिशा सहित है, ठीक है। तो चाल समान है ना, चाल समान है तो वेग भी समान ही होगा, यानी कि वेग का परिमाण समान होगा, बस दिशा कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो मुझे बताइए, वेग का परिमाण कैसा होगा, समान होगा नहीं होगा, ठीक। वेग बराबर भी क्या लिखते हो आप,
वेग बराबर भी कई बार आपने क्या लिखा है, दूरी बटे समय ही लिखा है, लिखा है। होता वैसे विस्थापन बटे समय है, लेकिन अगर कई बार आपने उपयोग किया होगा तो वेग बराबर क्या लिखा है आपने, दूरी बटे समय भी लिखा है। तो मुझे बताइए दूरी जब कितनी थी 5, समय कितना था 1, तो अभी वेग भी कितना आया मुझे बताइए, 5 ही आया ना। और जब 4 और चाल भी जब कितनी आई थी, 5 ही आई थी। मतलब चाल और वेग का परिमाण दोनों कैसे हैं, समान है। लेकिन वेग का परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा बदल रही कि नहीं बदल रही बताइए। वेग की दिशा, वो वेग की दिशा समान है क्या, वेग की दिशा समान नहीं है। वेग की दिशा कैसी है, असमान है। परिमाण समान है, मान समान है वेग का, लेकिन हर बिंदु पर आप देखिए, यहाँ पर वेग की दिशा इधर है, यहाँ पर वेग की दिशा इधर है, यहाँ पर वेग की दिशा इधर है, यहाँ पर वेग की दिशा इधर है। मतलब हर बिंदु पर वेग की दिशा कैसी है, समान है क्या असमान है, बोलिए, समान है क्या असमान, असमान है। अच्छा, वेग असमान है, इसका मतलब वेग बदला, यानी कि अब परिमाण तो समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। तो मुझे बताइए वेग परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलिए। क्योंकि वेग तो दो चीज़ों से मिलकर बनता है ना, परिमाण और दिशा, दोनों से मिलकर वेग बनता है। वेग का परिमाण जरूर समान है लेकिन दिशा अलग अलग है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, बोलो। वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, दिशा बदली है तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, दिशा भी समान होती तो फिर बोलते हम वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन दिशा के बदलने की वजह से वेग में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। दिशा समान नहीं है, वेग तो ठीक है, वेग का परिमाण तो समान आया है। ये बात समझने वाली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही बात यहाँ समझना है। बाकी मैथमेटिकल डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ परिभाषा को ही आपको समझना है। और ये आखिर परिभाषा की उत्पत्ति कैसे होती है ये आपको समझना पड़ेगा कि हर बिंदु पर चाल समान, जबकि क्योंकि वस्तु जो है वो सॉरी, वस्तु जो है वो क्या कर रही है, एक समान वृत्तीय गति कर रही है। और एक समान वृत्तीय गति में चाल कैसी होती है, समान होती है। और चाल समान होगी तो वेग का परिमाण भी कैसा होगा, समान होगा। लेकिन मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वेग का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, यानी कि दिशा बदल रही है। हर बार दिशा बदल रही है, इसका मतलब वेग भी बदल रहा है। क्योंकि दिशा किसकी है, दिशा किसकी है, बोलो, वेग की है। भाई जब दिशा बदल रही है मतलब वेग, दिशा वेग की है तो वेग भी बदला कि नहीं बदला, बदलेगा। और जब वेग बदलेगा तो किसकी उत्पत्ति होती है, वेग में जब परिवर्तन होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है बताइए। वेग में जब परिवर्तन होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है, बिल्कुल त्वरण की उत्पत्ति होती है। जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण की उत्पत्ति होती है, क्योंकि त्वरण की परिभाषा ये है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बोलिए, त्वरण कहते हैं। तो बताइए त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, तो त्वरण उत्पन्न हो गया, ठीक है, कंफर्म। बस अब हमको क्या करना है कि अब ये जो त्वरण उत्पन्न होता है ना, इस जो त्वरण की दिशा होती है ये वेग की दिशा की क्या होती है, सॉरी, केंद्र की ओर होती है। ये जो त्वरण उत्पन्न हुआ इसकी दिशा किधर होती है, केंद्र की ओर होती है। इसलिए इसका नाम क्या है, क्या है इसका नाम, अभिकेंद्र त्वरण, मतलब केंद्र की ओर। अभिकेंद्र का मतलब क्या है, केंद्र की ओर। तो इस तरह से ये परिभाषा बन जाती है आपकी अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। अब पूरी कहानी को जोड़ो, कैसे, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है ना, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो वेग का परिमाण तो समान होता है, परंतु दिशा कैसी होती है, लगातार बदलती रहती है, जिससे वस्तु में एक क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और जिसकी दिशा
सदैव कैसी होती है? जिसकी दिशा सदैव कैसी होती है? केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। बनेगी परिभाषा? अब पहुंच गए परिभाषा तक के? यस और नो? बोलिए। ठीक है ना? ये पूरी कहानी जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप अभिकेंद्र त्वरण तक नहीं पहुंच सकते। उतना आसान नहीं है 4 लाइन बोलना। उस 4 लाइन को बोलने के लिए मेरे को पूरी ये माया रचनी पड़ी, बोर्ड वर्क की, है ना? पूरा प्रपंच रचना पड़ा, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा। समझ में आई बात? इस अभिकेंद्र त्वरण की दिशा जो होगी किस ओर होगी? केंद्र की ओर होगी। ये जो त्वरण उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, इसलिए इस त्वरण को क्या कहते हैं? हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्लियर हो गई बात सबके? बोलिए। एक बार फिर से देखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से गति करती है तो वेग का परिमाण तो समान होता है, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है, जिससे वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। यस और नो? एक वृत्त व्यंजक देखते हैं हम। एक वृत्त जिसका केंद्र O, त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है, और कण जो है वो एक समान कोणीय वेग ओमेगा से वृत्ति गति कर रहा है। बिंदु P यदि हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ पर कण का जो रेखीय वेग है ये मान लेते हैं वेक्टर v1 है ना? दिशा अलग अलग है इसलिए हम उसको v1 v नहीं मान सकते। क्या मानना पड़ेगा? v1 और v2 मानना पड़ेगा। और बिंदु P, बिंदु Q ये यहाँ पर है, और बिंदु Q पर इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ये वेक्टर v1, और यहाँ पर कण का वेग आपको मालूम है स्पर्शरेखा के अनुदिश ये हो जाएगा आपका वेक्टर v2, यानी बिंदु P पर कण का वेग v1 और बिंदु Q पर कण का वेग v2 है। और वेग अलग अलग क्यों लिखा हूँ आपको मालूम है? क्योंकि दिशा बदल रही है। दिशा बदल रही मतलब वेग कैसा है? परिमाण समान है लेकिन दिशा कैसी है? अलग अलग है, इसलिए वेग भी कैसा होगा? अलग अलग होगा। वेग अलग अलग होगा तभी तो वेग में परिवर्तन होगा करके बोलेंगे आप। ठीक है, तो v1 v2 डेल टी समय में कोणीय विस्थापन यहाँ पर डेल थीटा है, डेल थीटा। और इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं ऐसा इस तरह से, तो यहाँ यदि डेल थीटा बनता है तो यहाँ पर ये बिल्कुल आगे बढ़ाना है सीधा सीधा, ये यही वाली लाइनें आगे बढ़ी है, तो यहाँ पर भी डेल थीटा ही बनेगा।
अगर यहाँ डेल थीटा बनेगा तो यहाँ पर भी डेल थीटा ही बनेगा। ये हो गया आपका डायग्राम। इस डायग्राम में बस इतना ही बनाना है। बताइए इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बोलेंगे थ्योरी में? माना कि कोई कण ओ केंद्र तथा स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक, बिंदु P पर कण का वेग v1 तथा बिंदु Q पर कण का वेग v2 है, वेक्टर v2 है। माना कि डेल t समय में कण का कोणीय विस्थापन कितना है? डेल थीटा है। ये कोणीय विस्थापन है। क्या है ये? डेल थीटा। अब एक और डायग्राम बनाते हैं कि हमको मालूम है कि वेग का परिमाण कैसा है। परिमाण मतलब मान। परिमाण मतलब क्या होता है? मान होता है, उसकी लंबाई। अगर हम मोटे तौर पर बोले तो उसकी लंबाई, है ना। तो परिमाण मतलब होता है मान। तो वेग का मान कैसा है? परिमाण कैसा है? समान। 5 देखे थे आपने अभी। तो वेग का परिमाण यदि समान है तो v1 और v2 की दिशा भर अलग अलग है, लेकिन वेग का परिमाण कैसा है? समान है। तो वेग का यदि परिमाण समान है तो इनको दो समान लंबाई के दो सदिशों द्वारा क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखो एक बार इस तरह से। ये देखिए, ये है v1, वेक्टर v1, और ये क्या है? वेक्टर v2। तो चूंकि v1 और v2 का परिमाण समान है, इसलिए इनको समान लंबाई के दो सदिशों द्वारा क्या कर दिया हमने? व्यक्त कर दिया। कर सकते हैं। और उनके बीच का कोण कितना है? डेल थीटा है। ये भी कर दिया। ये बिंदु O और इन दोनों को मिला दीजिए। O मत दीजिए, इसको A दे दीजिए। देखिए O हमने यहाँ दे दिया है, A, B और C। तो इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है ना। v1 की दिशा ये है, v2 की दिशा ये है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ डेल v, वेक्टर डेल v। इसकी दिशा मैं ये दे देता हूँ। तो v1 A से B जाएंगे, B से कहाँ जाओगे? A से B जाओगे, B से C जाओगे। डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप? A से C जा सकते हो। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम याद आ रहा है? हाँ, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ये डायग्राम मैंने कहाँ से बनाया, समझ में आया? वेक्टर v1 और वेक्टर v2 को समान लंबाई के दो सदिशों द्वारा निरूपित किया। अब क्यों किया? उसका कारण ये है कि इन सदिशों के परिमाण कैसे हैं? समान है। परिमाण समान है मतलब इनको समान लंबाई के सदिशों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। दिशा अलग अलग रखे हमने, अभी भी देखी दिशा अलग ही है। ये इधर है, ये इधर है। तो हमने कुछ थोड़ी ना किया है, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर यदि आप सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाते हैं तो क्या होगा बताइए? A से B, B से C, दैट इज A से C जाएंगे। यानी कि वेक्टर v2 को यदि आपको लिखना है, वेक्टर v2 को यदि आपको लिखना है तो आप कैसा लिखेंगे? A से B मतलब वेक्टर v1 प्लस B से C मतलब तो डेल v लिखोगे आप इतना। यस, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये इससे मिलता जुलता। एक काम करें, यहाँ पर v1 लिखो, यहाँ पर वेक्टर v2 लिखो। अब ठीक है, v1 v2 तो बताइए किसको लिखना है? v2। तो वेक्टर v2 इज इक्वल टू कैसे लिखोगे? A से B मतलब वेक्टर v1 प्लस B से C मतलब वेक्टर डेल v। अब डेल v का मान निकालना जरा। तो वेक्टर डेल v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v2 माइनस v1। तो बताइए ये क्या चीज़ है? वेग में परिवर्तन आ गया कि नहीं आ गया? मतलब v2 में से v1 घटा दिया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, क्या कहलाएगा? बोलिए क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, बस यहाँ तक आपका डायग्राम समझ गया और सब चीज़ समझ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डेरिवेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। माना कि कोई कण
ओ केंद्र तथा स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से वृत्तीय गति कर रहा है। बिंदु P पर कण का रेखीय वेग वेक्टर v1 तथा बिंदु Q पर कण का रेखीय वेग वेक्टर v2 है। डेल t समय में कण का कोणीय विस्थापन डेल थीटा है। ठीक है, वेग का परिमाण समान होने के कारण वेक्टर v1 और वेक्टर v2 को दो समान लंबाई के दो सदिशों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। और कर दिया, और करने के बाद जो कुछ होना था वो सब हमने कर दिया। ठीक है, तब और ये हमने कहाँ से किया है, कहाँ से किया है, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है, तब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। हाँ, कोण कितना है बताइए, डेल थीटा। कोण कितना है, डेल थीटा। चाप बताइए, चाप बताइए, चाप क्या होगा, उस पहले वाले त्रिभुज में नहीं दिखेगा, पहले वाले में नहीं दिखेगा, पहले चित्र में यहां दिख रहा है। देखिए चाप कौन सा होगा, चाप बताइए। कोण के सामने चाप होता है नहीं होता, बोलिए। तो ये कोण है ना, इस कोण के सामने ये चाप होगा कि नहीं होगा, ऐसी चाप बनाते हो कि नहीं। तो कोण भाई यही होता है ना चाप तुम्हारा, ऐसा ये यहाँ कोण होता है, ऐसा चाप बनाते हो, तो ये चाप होगा ना वेक्टर डेल वी। लेकिन चाप एक लंबाई है और त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई, इन दोनों की दिशा नहीं होती है। इसलिए यहाँ क्या करेंगे, परिमाण लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पर केवल परिमाण लेंगे इस वेक्टर का। चाप ये है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चूंकि ये दोनों लंबाइयाँ हैं इसलिए यहाँ पर इनका परिमाण लेंगे। तो परिमाण लेने का तरीका आपको मालूम है, मॉड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, ऐसा लेते हैं मॉड, परिमाण है ना, मॉड ऑफ वेक्टर डेल वी अपॉन त्रिज्या। त्रिज्या तो कोई भी बना सकते हो, ये भी त्रिज्या की तरह काम करेगा v1 और ये v2 भी त्रिज्या की तरह क्या करेगा, काम करेगा। दोनों त्रिज्या की तरह काम करेंगे, कोई भी लिख दीजिए वेक्टर v1, ये भी आपके लेंगे, मॉड लेंगे। बात समझ में आ गई सबके। ये परिमाण ले रहा हूं मैं, दिशा नहीं ले रहा हूं, केवल क्या ले रहा हूं, परिमाण ले रहा हूं। मॉड लगता है तब परिमाण कहलाता है वो। परिमाण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चाप और त्रिज्या दोनों की दोनों क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। हमको वहां पर दिशा से कोई मतलब नहीं है, चाप भी लंबाई है, त्रिज्या भी लंबाई है, इसलिए हमने यहाँ पर मॉड ले लिया, परिमाण ले लिया, दिशा नहीं लिया। बस इसके बाद में आप अगली हेडिंग जो डालेंगे वो डेल थीटा इज इक्वल टू, चलिए अब मॉड, जब ये मॉड लगता है तो अंदर का वेक्टर क्या हो जाता है बताइए, हट जाता है। और देखो ये v1 है, और चूंकि ये v1 क्या है, वेग का परिमाण, और वेग का परिमाण कैसा है बताया था मैंने, समान है। तो v1 बराबर कैसा है, v2 है ना, वेग का परिमाण समान है, तो v1 बराबर v2 बराबर हम v लिख देते हैं, v, क्योंकि परिमाण समान है। v1 का मान भी 5 है, v2 का मान भी 5 है, तो हम 5 को क्या लिख दे रहे हैं, v लिख दे रहे हैं। यहाँ कारण दे देंगे, ज़्यादा ये तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और यहाँ कारण दे देते हैं। चूँकि मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 इज इक्वल टू कितना नाम दे दिए, v नाम दे दिया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, सबको समझ में आ रहा है इतना। चलिए, जब इतना हो गया, अब कोणीय वेग बराबर क्या होता है बताइए। अब कोणीय वेग बराबर क्या होता है, बोलो। कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, बिल्कुल, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। आप लोगों ने नहीं पढ़ पाया है ना, इसलिए दिक्कत है। कोणीय वेग इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। अब कोणीय वेग क्या है हमारा, ओमेगा। कोणीय विस्थापन कितना है, डेल थीटा, और समय अंतराल कितना है, डेल टी। राइट, होगा इतना। हाँ, अब देखिए यहाँ कुछ बनेगा, लिखते हैं यहाँ तक, छोटा छोटा हो जाएगा। चलो कोशिश करते हैं, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रहने दीजिए, चलिए रहने दीजिए। देखिए यहाँ से डेल थीटा का मान निकालिए, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। यहाँ से डेल थीटा का मान निकालिए, डेल थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, ओमेगा इंटू डेल टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, सही है। समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या दिख रहा है, बोलिए 1 और 2 से क्या दिख रहा है, यस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये भी डेल थीटा का मान है, ये भी डेल थीटा का मान है, ठीक। तो लेफ्ट बराबर तो राइट क्या हो जाएंगे, बराबर, तो राइट बराबर कर दीजिए, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल टी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, डेल टी को इसके अपॉन में ले जाइए और वी को इधर ले जाइए, ठीक है। तो क्या होगी अगली स्टेप बताइए, डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये वी इधर गया और यहाँ ओमेगा रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम बोलो। परंतु अच्छा परंतु मुझे बताइए डेल वी अपॉन डेल टी क्या चीज़ है, बताओ जरा। डेल वी अपॉन डेल टी ये क्या है, वेग में परिवर्तन, और ये क्या है, समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या होता है, त्वरण। क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या होता है, त्वरण होता है ना। नहीं पढ़े तुम लोगों ने, पढ़े हो ना। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल त्वरण होता है कि नहीं भाई। त्वरण की परिभाषा ये, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। तो ये हो गया डेल वी अपॉन डेल टी, ये ए कहलाएगा, है ना, ए यानी कि त्वरण कहलाएगा, है ना। यही त्वरण आगे जाके अभिकेंद्र त्वरण कहलाने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेल वी अपॉन डेल टी के स्थान में क्या लिखेंगे, ए। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू ओमेगा। ये हो गया पहला सूत्र आपका, जिसको समीकरण नंबर कौन सा देंगे हम, 3 दे देंगे, ठीक है। अब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है बताइए। रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध से, बोलिए रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है। प्रक्षेप गति के बाद वृत्तीय गति पढ़ाया है ना, पढ़ाया गया है, उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा है इसको, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, नहीं मालूम किसी को, हाँ कुछ नहीं मालूम। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर पढ़े हो, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संबंध, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो, है ना। अरे पढ़े नहीं पढ़े बोलो तो हाँ ना, हाँ पढ़े हो। तो फिर जब v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हो गया, तो यहाँ नंबर 3 में b की वैल्यू पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू ओमेगा यहाँ रखिए, समीकरण 3 से मान रखिए a इज इक्वल टू v की वैल्यू ओमेगा इंटू आर, और पहले से क्या रखा हुआ है, ओमेगा रखा हुआ है।
ए इज इक्वल टू, देखो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहाँ पर हमने ओमेगा आर रख दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, रख दिया ओमेगा आर। ओमेगा इंटू ओमेगा कितना होगा भैया, बोलिए, ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक और सूत्र मिल गया आपको अभिकेंद्र त्वरण का, इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, हाँ, पुनः v इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा आर। v इज इक्वल टू कितना है, कहाँ गया, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ से किसका मान निकालिए, यहाँ से ओमेगा का मान निकालिए। अब जब भी आपने क्या किया, v इज इक्वल टू ओमेगा आर था, तो डायरेक्ट v का मान कहाँ रख दिया था, यहाँ रख दिया था। ठीक है ना, अब क्या करना है अपने को, यही v इज इक्वल टू ओमेगा आर से किसका मान निकाल लीजिए, ओमेगा का मान निकाल लीजिए। तो ओमेगा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, v के अपान में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और इस ओमेगा का मान फिर से कहाँ रखिए, समीकरण नंबर 3 में रखना है। ठीक है, तो चूंकि अभी बोर्ड भर चुका है तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट। ठीक, समीकरण 3 से क्या होगा, a इज इक्वल टू वी, किसका मान निकाले, ओमेगा का, v जैसा का वैसा, और ओमेगा का मान कितना है, v अपॉन आर। तो क्या आएगा बताइए, a इज इक्वल टू वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये एक और समीकरण आ गया। समीकरण नंबर 1 कौन सा हुआ, 5। ये समीकरण सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी आने वाले समय में यदि मैं आपसे पूछूं कि अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो आपके पास सूत्र तो ये भी है, ये भी है, एक और आने वाला है, और ये भी है, 4 सूत्र हैं हमारे पास। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा सूत्र होगा, यानी सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन सा सूत्र आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। इसी सूत्र का हम ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं। इसलिए ये कोई सूत्र याद रहे या ना रहे, अभिकेंद्र त्वरण का आपको ये वाला सूत्र आपको याद रहना ही चाहिए। दैट इज ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 5। एक और मान होता है, अब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये एक सूत्र भी होता है, ये सूत्र होता है एक, है ना। आपको अगर नहीं मालूम होगा तो अभी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी ये डेरिवेशन को हम खत्म कर लेते हैं, फिर बताता हूँ कि ये सूत्र कहाँ से आता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो ये जो ओमेगा का मान है, अब कहाँ रखिए, ओमेगा वाला समीकरण कहाँ दिख रहा है, समीकरण नंबर 4, है ना। तो समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 से इस मान को रखिए। हालांकि आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पर आप एंड कर सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। यहाँ पर आपका काम खत्म हो चुका है, इतना भी ला के दिखा देते हैं, पर्याप्त है। 3 सूत्र आपने ला दिया, 1, 2 और 3 ला दिया, पर्याप्त है। ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, है ना। मैं आपको ये
ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू समीकरण नंबर 4 से मान रखिए कहाँ के 4, ए इज इक्वल टू ओमेगा का मान है 2 पाई न्यू का स्क्वायर, है ना, और क्या बचा, आर बचा। तो ए इज इक्वल टू 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। क्लियर दैट? ये एक समीकरण और आ गया आपके पास में, मतलब सूत्र आ गया, समीकरण नंबर हो गया 6। और ये जो समीकरण है 3, 4, 5 और 6, ये सभी के सभी किसको प्रदर्शित करते हैं, अभिकेंद्र त्वरण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो लिख देंगे समीकरण कौन सा, 3, 4, 5 व 6 किसे प्रदर्शित करते हैं, अभिकेंद्र त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से ये हो गया आपका अभिकेंद्र त्वरण से आप क्या समझते हैं, अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इज इट क्लियर? यस और नो? तो कितने सूत्र मिले, ए इज इक्वल टू वी ओमेगा, ए इज इक्वल टू वी ओमेगा स्क्वायर आर, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, और ए इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। कंप्लीट।